वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है ओसीडी, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है। ये मेनली अगर बात करें तो ओसीडी नाम से गांव में या फिर हम मेनली सोसाइटी में अपने सुनते हैं। ओसीडी जो है ये हम बहुत सारे लोगों में देखने को हमें मिलता है जो कि मेंटली डिस्टर्ब है या मेंटली इल है। हमें ओसीडी मेनली हमें देखने को मिलता है, कॉमन सा डिसऑर्डर है जो कि एंजाइटी से रिलेटेड है। ये एक न्यूरोटिक कंडीशन है, साइकोटिक कंडीशन नहीं है। न्यूरोटिक कंडीशन मतलब होता है जो एंजाइटी से रिलेटेड हो, तो ये एक न्यूरोटिक कंडीशन ही है। अगर बात करें हम ओसीडी की तो ये इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब होता है रिपीटेटिव थॉट, जैसे किसी के अंदर बार बार कोई थॉट्स आ रहे हैं और वो उसे चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम ऑब्सेशन बोलते हैं। कंपल्शन का मतलब होता है जो उसके अंदर थॉट्स आ रहे हैं वही वो एक्शन में चेंज कर रहा है अपनी एंजाइटी को डिक्रीज करने के लिए, तो वो कंडीशन होती है कंपल्सिव या कंपल्सन। एंड डिसऑर्डर मतलब इन दोनों जो हमारे कंडीशंस हैं इन दोनों को मिला के हम एक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ओसीडी क्या है? ओसीडी एक डिसऑर्डर है जिसमें हमें रिपीटेटिव एंड रिकरेंट अनवांटेड थॉट्स आते हैं, एंड उन थॉट्स को रिड्यूस करने के लिए जो हम एक्शन करते हैं रिपीटेटिव, उसे हम कंपल्सन बोलते हैं। बात करें इसके इंट्रोडक्शन की तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए पैटर्न ऑफ अनवांटेड थॉट्स एंड एंजाइटी दैट कॉज यू एंगेज इन रिपीटेटिव बिहेवियर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? एक पैटर्न है जिसमें अनवांटेड थॉट्स या एंजाइटी होती है जो हमें इंगेज करती है कि हम रिपीटेटिव बिहेवियर करें, और रिपीटेटिव बिहेवियर को ही हम कंपल्सन बोलते हैं। अब जो ओसीडी है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये एक सीवियर डिस्ट्रेस कॉज करती है, क्योंकि जो डेली लाइफ एक्टिविटी होती है पेशेंट उनमें इनेबल हो जाता है प्रॉपरली। जैसे उसकी डेली रूटीन होनी थी, अगर वो दिन भर में 50 बार हाथ ही धुल रहा है तो इसकी वजह से बाकी की जो उसकी डेली टास्क थे, डेली रूटीन थी, वो डिस्टर्ब होगी। तो इसकी वजह से सीवियर डिस्ट्रेस देखने को हमें पेशेंट में मिलता है। ऑब्सेशन की बात करें तो जो ओसीडी का पेशेंट होता है उसको एक्सपीरियंस होता है कि उसके अंदर रिकरेंट एंड सीवियर एंजाइटी है और अर्ज दैट दे आर अनेबल टू कंट्रोल। उसे लगता है कि जो उसके अंदर रिपीटेटिव या रिकरेंट थॉट्स आ रहे हैं उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑब्सेसिव थॉट प्रोड्यूस ए ग्रेट डील ऑफ वरी। अब ऑब्सेसिव जो थॉट्स हैं उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओसीडी कंपल्सन की बात करें तो जो उसके अंदर बार बार थॉट्स आ रहे हैं उन्हीं को रिड्यूस करने की वजह से वो बार बार एक्शन करता है। ऐसे बार बार बिहेवियर हो गया, उसके रिचुअल्स हो गए या रूटीन हो गया, ऑब्सेशन या एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। इसमें पेशेंट बार बार सेम चीज़ों को रिपीट करता है। दे डू नॉट enjoy these compulsive habit and do not wish to engage in them। मतलब उसे ना तो अच्छा लग रहा है ये चीज़ें करके और ना तो वो इंगेज होना चाहता है, बट उसे लगता है कि अगर वो चीज़ें करेगा तो उसकी जो एंजाइटी है ऑब्सेशन की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगी। कंपल्सन अदर हैंड आर ओनली यूजफुल टू शॉर्ट टाइम। कंपल्सन जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ऑब्सेशन फिर से आएगा और फिर से वो कंपल्सन को क्रिएट करेगा। तो ये जो लूप है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है एंजाइटी का, ये चलता ही रहता है। जैसे ऑब्सेशन हुआ, पेशेंट ने कंपल्सन किया, एक्शन किया कि अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, बट थोड़ी देर बाद फिर से ऑब्सेशन होगा, फिर से कंपल्सन, तो ये साइकिल जो है वो चलती ही रहती है। अगर बात करें ओसीडी के डिफिनेशन की तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज ए कॉमन क्रॉनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन हैज अनकंट्रोलेबल reoccurring thoughts and behavior that he or she feels the urge to repeat over and over। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक कॉमन एंड क्रॉनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग, मतलब एक ये एक्यूट कंडीशन नहीं है, क्रॉनिक कंडीशन है, धीरे धीरे पेशेंट में क्रिएट होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब ये लाइफ टाइम भी चलती है पेशेंट के साथ। एंड अनकंट्रोल्ड इसमें थॉट्स होते हैं पेशेंट के, जिसे हम ऑब्सेशन बोलते हैं, और थॉट को रिड्यूस करने के लिए अनवांटेड बिहेवियर होते हैं रिपीटेटिव, जिसे हम कंपल्सन कहते हैं। इसकी वजह से पेशेंट बार बार सेम चीज़ें रिपीट करता है। An obsession is defined as an idea, impulse or image which introduced into the conscious aware repeatedly। जो पेशेंट होता है ऑब्सेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो बार बार उसके अंदर सेम आइडिया, सेम इम्पल्स या इमेज आते हैं जिसकी वजह से वो अवेयर होते हुए भी रिपीट करता है अपने बिहेवियर को। प्रिवेलेंस रेट की बात करें तो ओसीडी का अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन में बात करें तो सेम दोनों ही जेंडर अफेक्टेड होते हैं, मेल एंड फीमेल, बट इसमें 1 to 3% चांसेस होता है लाइफ टाइम में एक इंडिविजुअल के अंदर। एंड एडोलसेंट जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा हाई रिस्क चांसेस उनमें होते हैं मोर देन द गर्ल्स।
एटियोलॉजी की बात करें तो इसके कुछ एटियोलॉजी होते हैं। फर्स्ट होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएगा कि अगर कोई पेरेंट्स हैं जिनमें ओसीडी है तो उनके बच्चों में 5 टाइम ज़्यादा रिस्क होता है कि उनमें ओसीडी हो सकती है। एंड आइडेंटिकल ट्विंस में भी अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे ओसीडी होने के। साइको एनालिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग सिगमंड फ्रॉइड जो थे उन्होंने कहा था कि जो इनकी एज होती है बच्चों की, अगर उसके ड्यूरिंग कोई भी, जैसे इन्होंने साइकोसेक्सुअल थेरेपी थ्योरी दी थी, तो साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी थी उसमें अलग अलग स्टेज में अलग अलग माइलस्टोन या अलग अलग चीज़ें वो अचीव करते हैं अकॉर्डिंग द एज, जैसे ओरल स्टेज, एनल स्टेज। तो अगर उस एज में या उस स्टेज में उन्होंने वो चीज़ अचीव नहीं की तो उनके अंदर एक एंजाइटी रह जाती है और उसको हम बोल सकते हैं कि वो जो बिहेवियर उनका था वो रिप्रेस्ड हो गया। तो रिप्रेस्ड होने की वजह से उनमें एंजाइटी कॉज होगी और एंजाइटी की वजह से ओसीडी कॉज होगा। बिहेवियर थ्योरी की बात करें तो बिहेवियर थ्योरी जैसे कि अगर पेशेंट के साथ कोई भी ऐसी कंडीशन बार बार हो रही है जिसकी वजह से वो एंजाइटी में जा रहा है, तो जो पॉजिटिव एंजाइटी होती है, एंजाइटी जो मतलब डिक्रीज नहीं हो रही है, उसकी वजह से ओसीडी जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब बिहेवियर थ्योरी में कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों के साथ सही ना हो या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों, कोई भी रीज़न हो सकता है बिहेवियर थ्योरी में। न्यूरो एनाटॉमिकल थ्योरी में हमें देखने को मिलेगा कि सेरोटोनिन लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि एक लोब जो होता है हमारे ब्रेन का, जो पाथवे होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे से, जो कि मेनली जजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसकी वजह से जो वहाँ पे सेरोटोनिन का वो था सेक्रेशन, वो भी डिक्रीज हुआ है, उसकी डिफिशिएंसी हुई है और उसकी वजह से पेशेंट ओसीडी से सफ़र कर रहा है। अगर बात करें हम इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के, इनके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, तो साइन सिम्टम्स इनके मेनली हमें 2 टाइप्स के देखने को मिलेंगे। एक हमें ऑब्सेशन के बेसिस पे देखने को मिलेंगे और सेकंड हमें कंपल्सिव के बेसिस पे देखने को मिलेंगे। तो ऑब्सेसिव के बेस पे जो पेशेंट होगा उसके अंदर सिर्फ थॉट्स वाली चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जो भी सिम्टम्स होंगे वो सिर्फ थॉट्स के होंगे। बट कंपल्सिव में उसके अंदर वो चीज़ें एक्शन में चेंज होंगी। तो ऑब्सेशन के सिम्टम्स जो होंगे वो थॉट से रिलेटेड होंगे, जैसे फियर ऑफ जम और डर्ट। पेशेंट को बार बार लगेगा कि उसके हाथ गंदे हैं, उसे लगेगा कि बाकी के लोग उसे हार्म करना चाहते हैं, उस जो भी काम करेगा उसे लगेगा कि वो ब्लंडर कर देगा, मतलब ख़राब कर देगा, पब्लिक में उसकी बेइज्जती हो जाएगी, ये डर होता है उसको लगता है कि बाकी के लोग उस पर डाउट करेंगे, उसे पसंद नहीं करते हैं। उसे बार बार चीज़ें साफ़ करने की आदत हो गई, सिमेट्री, मतलब उसे हर चीज़ साफ़ करना होता है, सिमेट्रिकल चीज़ चाहिए, परफेक्शन चाहिए, रीअश्योरेंस चाहिए पेशेंट को, मतलब बार बार वो रीअश्योर करेगा कि चीज़ें सही हैं। एंड सेक्शुअल आइडियाज़ भी होते हैं उसके अंदर, तो उसे लगता है कि जो सोसाइटी के लोग हैं उसे ऑब्जेक्शन है उन चीज़ों से। ये है ऑब्सेशन का मतलब, जो सिर्फ थॉट से रिलेटेड है। कंपल्सन में क्या होगा, जो थॉट्स आना है उसी के लिए वो एक्शन करेगा। तो जैसे वो अरेंज करेगा थिंग्स को, क्लीन करेगा, बार बार हैंड वॉश करेगा, आर्टिकल्स को वो बार बार रीअरेंज करता रहेगा, बार बार नहाएगा पेशेंट जो है, वो सेम चीज़ को जो काम वो कर चुका है पर्टिकुलरली उसे बार बार वो चेक करेगा रिपीटेटिव मैनर में, जैसे लॉक हो गया, स्टोव हो गया। कलेक्ट करेगा वो कुछ फाइनेंशियल, जैसे कि जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उनको, या जो मतलब महंगे आइटम है उसको वो बार बार कलेक्ट करके रखेगा। डबल चेक करेगा हर चीज़ को ताकि किसी को हर्ट ना हो, उसे लगेगा कि वो किसी को परेशान ना करे। अगर कोई नंबर की चीज़ें हैं या कुछ ऐसा है तो वो काउंट करेगा या रिपीट करेगा बार बार, जैसे प्रेयर्स वगैरह हो गए। जब भी वो खाना खाएगा तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में खाएगा। कोई भी उसे हाथ मिलाने को बोलेगा तो वो उसे रिफ्यूज़ करेगा क्योंकि उसको लगता है कि उसके हाथ में डर्ट लग जाएगा। एंड रिपीटेटिव टास्क, जैसे कि अगर कोई नंबर से रिलेटेड टास्क है तो वो बार बार, जैसे लाइट बंद करना हुआ कुछ भी, तो वो रिपीटेड मैनर में चेक करेगा एंड करेगा भी उसको भी। तो ये था ओसीडी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो कि ऑब्सेशन के बेस पे सारे थॉट्स के हैं एंड कंपल्सन के बेस पे उसके एक्शंस के बेस पे हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, ताकि हमें पता चले कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई किसी को ना हो या पहले उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम ना रही हो। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन भी हमें आइडेंटिफाई हो सकता है, जैसे पेशेंट बार बार हाथ धुल रहा है तो एक कॉमन सा जो पेशेंट होता है वो नॉर्मली ही हैंड वॉश करता है, बट जो ओसीडी का पेशेंट होता है वो इतनी बार हाथ धुलता है कि उसके हाथ से कभी कभी ब्लड आने लगता है, मतलब वो फिर भी हाथ धुलता रहता है, इतने ज़्यादा वो हाथ धुलता है। तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन से भी इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका, क्योंकि वो बार बार सेम चीज़ों में रिपीटेटिव मैनर में
इंगेज रह रहा है तो उसका वेट भी हमें कम देखने को मिलेगा, वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएगा चीज़ों में। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से भी हम पता कर सकते हैं। एमएससी कर सकते हैं पेशेंट का एमआरआई एंड सिटी स्कैन से, उसके बेसल गैंग्लियन जो होंगे ओसीडी के पेशेंट के वो इनलार्ज दिखेंगे हमें। एंड पीईटी कर सकते हैं, पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी। ट्रीटमेंट मॉडलिटी की बात करें तो पूरे मेंटल हेल्थ के अंदर हमें 3 टाइप की ट्रीटमेंट मॉडलिटी दिखती है, साइकोथेरेपी, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड साइको सर्जरी भी देखने को हमें मिलती है। तो मेनली हमें साइको सर्जरी तो बहुत रेयर देखने को मिलती है। तीसरा हमें ईसीटी देखने को मिलता है। तो साइकोथेरेपी में हम पेशेंट को थेरेपी मतलब काउंसलिंग के थ्रू ही ट्रीट करते हैं। फार्माकोलॉजिकल में हम फैमिली मतलब उसे मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करते हैं। ईसीटी में हम उसे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू पेशेंट को शॉक देके हम उसे रिकवर करते हैं। बात करें अगर हम साइकोथेरेपी की, तो साइकोथेरेपी के अंदर बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं। तो फर्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब होता है कि इसमें हम बिहेवियर को उसके चेंज करने के लिए बिहेवियर थेरेपी देते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट की क्या क्या प्रॉब्लम है या उसके अंदर क्या फीलिंग्स या क्या आइडियाज़ आ रहे हैं। फिर हम जो उसके हार्मफुल पैटर्न्स हैं या रिप्लेस जो उसका मतलब जो उसकी भी रिकरेंट या रिपीटेटिव मैनर्स में बिहेवियर है उसे हम रिप्लेस करते हैं एक नॉर्मल बिहेवियर से, वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो कॉप अप कर पाए। तो इसके लिए हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं। इसके हम कई सारे सेशंस लेते हैं पेशेंट के। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, इसमें जिस भी कंडीशन से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है उसके एक्सपोजर में हम पेशेंट को लाते हैं। ऐसा लाइक उसे लग रहा है कि उसके हाथ बार बार गंदे हो रहे हैं तो हम उसे डस्ट के या अनक्लीन ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में लाएंगे और उसे हाथ नहीं धोने देंगे, ताकि जो उसका रिस्पॉन्स है उसके लिए वो थोड़ा सही हो पाए। फैमिली थेरेपी भी यहाँ हम दे सकते हैं। फैमिली थेरेपी से हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर जो उसकी फैमिली है उसको सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, इसके ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसके साथ कैसे कोऑपरेट करें। अब मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ मेडिसिन्स यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मेडिसिन्स की नाम दी गई है। मेनली यहाँ पे हम अगर उसे पेशेंट को एंजाइटी हो रही है तो एंटी एंजाइटिक ड्रग देते हैं, एंटी साइकोटिक भी दे सकते हैं पेशेंट को, और एंटी एंजाइटी मेनली हम यहाँ पे देते हैं। तो ये सारे मेडिसिन दिए गए हैं जो कि हम मेडिकल मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग टू एज हम उसके यूज़ करते हैं। अदर ट्रीटमेंट में हम इसमें फैमिली थेरेपी देंगे जिसमें हम जैसे अगर पेशेंट की फैमिली को टेंशन है जिन भी चीज़ों से तो उसे हम रिड्यूस करेंगे एंड सपोर्ट करने को बोलेंगे ताकि उनका जो पेशेंट है वो जल्दी रिकवर हो पाए। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं हम पेशेंट का इलेक्ट्रोड्स के थ्रू एंड साइको सर्जरी करते हैं। साइको सर्जरी हम उस कंडीशन में करेंगे जब बाकी की जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं थेरेपीज़ वगैरह वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लिम्बिक लियोटॉमी करते हैं, कैप्सुलोटॉमी भी करते हैं। ईसीटी हम पेशेंट को कब देंगे, जब जो भी हमने सारी चीज़ें यूज़ की हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट साइकोथेरेपी वो सारी ही रिस्पॉन्स नहीं की हैं पेशेंट पे, तो हम वहाँ पे ईसीटी देंगे। ईसीटी में हम शॉक देते हैं पेशेंट के हेड पे फिक्स करके इलेक्ट्रोड्स को, जिसकी वजह से स्मॉल सीजर हमें पेशेंट में देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल हमारा उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं बोल सकते, नॉर्मल सा सिम्टम्स होता है ईसीटी का। ये जो होता है वो नॉर्मल बेनिफिशियल जो केमिकल्स होते हैं उसके रिलीज़ में भी हेल्प करता है। मैग्नेटिक स्टिमुलेशन क्या है, ये एक मैग्नेटिक डिवाइस के थ्रू पेशेंट के हेड पे हम मैग्नेटिक वो लगाते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास होता है वो केमिकल्स को, जो केमिकल्स मूड के लिए अच्छे होते हैं उनको रिलीज़ करने में हेल्प करता है। तो ये इसके ट्रीटमेंट के मॉडलिटीज़ होते हैं। तो अगर बात करें कि हमने आज क्या डिस्कस किया आज की क्लास में, तो हमने एक मेंटल हेल्थ की कंडीशन देखी है जो कि है ओसीडी, जो कि मेंटल इलनेस है। ओसीडी एक न्यूरोटिक कंडीशन है, हमारे पास मेनली न्यूरोटिक एंड साइकोटिक 2 टाइप्स के डिसऑर्डर्स होते हैं मेंटल हेल्थ में। तो ये एक न्यूरोटिक कंडीशन है। न्यूरोटिक कंडीशन का मतलब होता है कि जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं टोटली और उसके साथ पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। ये शॉर्ट टर्म होता है। तो ये एंजाइटी से रिलेटेड है। ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन का मतलब होता है कि उसे रिपीटेटिव या रिकरेंट थॉट्स आते हैं, मतलब बार बार उसे सेम चीज़ याद आती है। एंड कंपल्सन मतलब कि जो थॉट्स आ रहे हैं उससे ही वो एंजाइटी को अपने डिक्रीज़ करने के लिए बार बार एक्शंस को रिपीट करें, उस कंडीशन को हम कंपल्सन कहते हैं। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे फैमिली में अगर इशू चल रहा है उसकी वजह से बायोलॉजिकल कॉजेज़, जैसे जाइगोटिक ट्विंस है तो उनमें होने के चांसेस होते हैं, या फिर पेरेंट्स को हैं तो बच्चों में होने के चांसेस होते हैं।
सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो ये एक हमारा केमिकल कॉज हो गया इसका। सोशियो हमारे साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, फैमिली में बहुत सारे इशू हो रहे हैं, उसकी वजह से उसे बार बार स्ट्रेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। इसमें सिम्टम्स इसके बेसिस पे मिलेंगे कि ऑब्सेशन में थॉट्स के हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एंड कंपल्सन में सारे एक्शन के। इसमें हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मेनली हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सिटी स्कैन, MRI, इन सारी चीज़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम ट्रीटमेंट में हम ACT दे सकते हैं, पेशेंट को सर्जरी कर सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था OCD। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।